हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और ये वाला जो पार्ट है ये आपको मनीष सर ने पहले पढ़ा दिया है, एक जो जूलॉजी वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये बॉटनी वाला पार्ट है जो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो बॉटनी वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? एक तो हम लोग एकल कोशिका प्रोटीन, उत्तक संवर्धन और एक तरीके से पौधों में प्रजनन करके जो प्लांट ब्रीडिंग करके एक टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्ट्रैटेजी वही यूज़ करेंगे कि पहले आपको प्रॉपरली एक बार इसको समझा देंगे, फिर उसकी हम लोग एनसीईआरटी जो रहेगी उसको अलग से डील करेंगे। आप बेटा एनसीईआरटी के जो वर्ड आपको ना समझ आए वो आप भेज सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। दूसरा मैंने वो उसके लिए बोल दिया है आपको, जो आपका रिवीजन लेक्चर है जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी आपके ग्रुप में रिवीजन लेक्चर भी आ जाएगा। जो रिवीजन लेक्चर जिसे हम क्या कह रहे थे, प्रैक्टिस वाला जो है वो आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति में पौधों से जो रिलेटेड है जिसे हम बोलेंगे प्लांट ब्रीडिंग। है ना? प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि वाई वी नीड प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग की नीड क्यों है? तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मुझे फूड प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के वो मतलब काफी नहीं है। या अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, जिसको एनसीईआरटी ने कहा है इंक्रीज इन एकरेज, या मैं बेटर फार्म प्रैक्टिस कर दूं, वो भी हमारे पास फूड प्रोडक्शन को लिमिटेड ही बढ़ाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको एक साइंटिफिक टेक्निक की जरूरत है जिसे हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, जो आपकी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाए और आपकी जो रिक्वायरमेंट है फूड की, एनिमल्स के लिए फॉडर की, उसको पूरा कर सके। तो प्लांट ब्रीडिंग की नीड क्यों है? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। वी नीड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, है ना? वी नीड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ये समझ लो ध्यान से। वी नीड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, मुझे फूड प्रोडक्शन तो बढ़ानी पड़ेगी। अब जरा ये समझो, अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि फूड प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल फार्मिंग हम करते हैं, इसके अलावा अगर हम क्या करें, एरिया बढ़ा दें, इंक्रीज एरिया कल्टीवेशन का। देखो एरिया भी लिमिटेड ही बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड एरिया बढ़ा सकते हो। इंक्रीज एकरेज, एकरेज का मतलब होता है एरिया, है ना? इंक्रीज एकरेज, ट्रेडिशनल फार्मिंग, इंक्रीज एकरेज एंड बेटर फार्म प्रैक्टिस, मतलब आप थोड़ा सा फार्म प्रैक्टिस जो है वो बेटर कर दो। ये भी मतलब आपके पास अगर बेटर फार्म प्रैक्टिस कर भी दो तो ये भी आपके पास क्या करेगा, लिमिटेड ही मेरे पास क्या करेगा, लिमिटेड इंक्रीज करेगा, है ना? लिमिटेड इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। तो मुझे किसकी जरूरत है? एक टेक्निक की जरूरत है, और वो टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या करता है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटीज देता है प्लांट ब्रीडिंग, जो मेरी इस रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकती है। तो प्लांट ब्रीडिंग कैन बी हेल्पफुल, है ना? प्लांट ब्रीडिंग कैन बी हेल्पफुल। तो प्लांट ब्रीडिंग कैन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन ट्रिमेंडसली, है ना? काफी ज्यादा। हम लिख रहे हैं ट्रिमेंडसली मतलब काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, है ना? ट्रिमेंडसली मतलब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई थी। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसमें ना सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, हम लोग क्या करते थे बेटा, पहले गेहूं जो थे, व्हीट जो था वो इंपोर्ट करते थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, ना सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करी, ध्यान से सुनना, ग्रीन रेवोल्यूशन ने ना सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करी बल्कि हमें एक्सपोर्टर बना दिया कुछ किसका, फूड ग्रेन्स का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करी है बेटा, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, रिक्वायरमेंट को क्या किया है, फुलफिल किया है। और इतना हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाया है कि हम वी आर एबल टू एक्सपोर्ट नाउ, है ना? है ना? वी आर एबल टू एक्सपोर्ट नाउ, है ना? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए प्लांट ब्रीडिंग को लेकर, क्योंकि कम समय में अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटीज के थ्रू अपनी प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग करता है। तो व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअल में? प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, ये सोचने वाली बात है।
तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, दो प्लांट को क्रॉस करा रहे हो और पर्पसफुल मैनिपुलेशन कर रहे हो उसके जीनोटाइप का, ताकि आपके पास एक डिजायर्ड प्लांट आ सके जो क्या हो, जिसकी प्रोडक्शन हाई हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो और जिन कंडीशंस में आप चाहते हो वहां वेल सूटेड हो कल्टीवेशन के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लांट ब्रीडिंग है क्या, इट इज पर्पसफुल। पर्पसफुल मतलब आप कर रहे हो, इट इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ, इट इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ किसका, पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट, ध्यान से सुने बेटा, प्लांट जीनोम, है ना, प्लांट जीनोम की पर्पसफुल मैनिपुलेशन कर रहे हो, किसके लिए, टू ऑब्टेन प्लांट, आपको कोई ऐसा प्लांट चाहिए, ऑब्टेन प्लांट जिसकी क्या हो, विच हैव हाइयर ईल्ड, जिसकी ईल्ड ज्यादा हो, क्योंकि भाई आपको तो प्रोडक्शन बढ़ानी है ना, जिसकी क्या हो, ईल्ड ज्यादा हो। ईल्ड का मतलब होता है बेटा प्रोडक्शन, जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो। दूसरा आप ये बोलोगे बेटा, एक तो प्रोडक्शन ज्यादा है, दूसरा क्या होगा बेटा, डिजीज रेजिस्टेंट होता है, वो क्या होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। एंड क्या होगा बेटा, एंड वो ऐसा प्लांट हो जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करने के लिए वेल सूटेड हो, एंड वेल सूटेड इन टू ग्रो, सूटेड टू ग्रो इन गिवन क्लाइमेट, है ना। आप चाह रहे हो कि यूएसए का प्लांट इंडिया में ग्रो कर जाए, तो कहीं ना कहीं आपको प्लांट ब्रीडिंग की नीड पड़ेगी, आपको यूएसए की वैरायटी को इंडियन वैरायटी से क्रॉस कराना पड़ेगा, ठीक है, उसे हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं बेटा कि ऐसा नहीं है कि प्लांट ब्रीडिंग बहुत नया है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, हमने प्लांट्स को मतलब ऐसा ब्रीड करा के इंपॉर्टेंट वैरायटीज बनाई है। तो हम कहते हैं भाई चलो देखते हैं कि पुराने समय से हमने क्या किया है। तो हम लोग दो टाइप की प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं, दो टाइप की प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक है मेरे पास कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब जिसमें आप मेनली, जो बहुत पुराना है ना, जिसमें मेनली क्या है, आप डोमेस्टिकेशन करते हो, मेनली आप क्या करते हो, डोमेस्टिकेशन इन्वॉल्व, आप कोई बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं कराते, मेनली आपके पास इसमें डोमेस्टिकेशन इन्वॉल्व है। आप क्या करते हो, कुछ प्लांट लेते हो, उनको सीधे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या इन्वॉल्व है, डोमेस्टिकेशन। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, आप प्लांट लो, उसको ग्रो करते हुए चले जाओ, है ना, ग्रो करते हुए चले जाओ, अलग अलग जनरेशन तक आगे गए, जैसे आपने एक प्लांट लिया, ग्रो किया, फिर उसकी जो जनरेशन है उसको ग्रो करते चले गए, दैट इज डोमेस्टिकेशन। और ये लगभग आप समझ लो ध्यान से, जितना पुराना एग्रीकल्चर है उतना पुराना ये, इतना ओल्ड है ना, ये प्रोसेस इतना ज्यादा ओल्ड है। इसमें क्या है, आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी मैनी करंट वैरायटी इज, जो अभी कल्टीवेशन में है, इज रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, है ना, ऐसा कह सकते हो आप। इसमें डोमेस्टिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि आपने उसको क्रॉस कराते चले गए, तो एक कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग होती है। दूसरा क्या होता है, क्लासिकल। क्लासिकल क्या होता है, क्लासिकल में क्या होगा, आप किसी पर्टिकुलर फीचर के साथ प्लांट सिलेक्ट करेंगे, उनके बीच में क्रॉस कराएंगे और जो सुपीरियर हाइब्रिड आएगा उसको सिलेक्ट करके आगे फिर ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो ये कन्वेंशनल क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, हम क्या करेंगे बेटा, टू प्योर लाइन पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं, प्योर लाइन पेरेंट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या क्रिएट करते हैं, हाइब्रिड, क्या क्रिएट करेंगे, हाइब्रिड क्रिएट करेंगे हाइब्रिड, और फिर उसका सिलेक्शन करके उसे ग्रो करेंगे। सिलेक्शन मतलब उन प्लांट्स में से उस हाइब्रिड को सिलेक्ट करेंगे और फिर ग्रो करेंगे, इसे हम कहते हैं क्लासिकल। अब क्लासिकल में इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, टाइम जैसे जैसे आगे गया है ना, हमने जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की टेक्निक यूज करनी स्टार्ट कर दी, हमने टिश्यू कल्चर भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, विद टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है ना, एंड टिश्यू कल्चर, बायोटेक वगैरह, मतलब टिश्यू कल्चर, बेसिकली टिश्यू कल्चर ऑल्सो हेल्पफुल, वो भी इसमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो यहां मेन डोमेस्टिकेशन है
और यहाँ आपने सिलेक्ट करके प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस करके हाइब्रिड बनाया है। तो करेंटली हम दोनों करते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये ज्यादा बेटर हाइब्रिड प्लांट देता है, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। तो अब हम ये समझेंगे कि यार प्लांट ब्रीडिंग के हमारे पर्पस क्या रहे। मतलब इतने टाइम से हमने प्लांट ब्रीडिंग करी और बहुत बेटा एक प्रॉपर साइंस इवॉल्व कर गई है। इस प्लांट ब्रीडिंग का हमारे पास पर्पस क्या रहा, मतलब क्या पर्पस रहा कि हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, है ना। प्लांट ब्रीडिंग का क्या पर्पस है, तो हम लोग बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, है ना। पर्पस क्या है प्लांट ब्रीडिंग का, इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पर्पस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, बेटा कुछ सजेशन है हमारे तरफ से, आप एकदम अब बिल्कुल अच्छे से सेल्फ स्टडी और बहुत ज्यादा रिवाइज करो, है ना। पर्पस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। पर्पस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है मेरे पास, मैं बता देता हूं। पर्पस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्यों हम कर रहे हैं, क्या है। सबसे पहला पर्पस जो एनसीईआरटी कहती है वो है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, हम हाई यील्डिंग वैरायटी बनाएंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी किसके लिए, जिसकी प्रोडक्शन हाई हो, जिसकी क्या हो, प्रोडक्शन हाई हो, मतलब प्रोडक्शन इन द सेंस वो ज्यादा मतलब फूड क्रॉप बनाए। उसके अलावा मैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बना सकता हूं, मैं ऐसी वैरायटी बना सकता हूं जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, है ना। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना चाह रहा हूं, है ना। उसके अलावा मैं बनाना चाह रहा हूं बेटा इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज, ऐसी वैरायटीज बनाऊंगा जिससे बेटा प्रोडक्शन बढ़ानी हमें, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी भी बना सकता हूं। उसके अलावा बेटा मैं ऐसे प्लांट्स बनाना चाह रहा हूं जिनमें मिनरल्स ना विटामिन से ज्यादा हो, तो हम ये लिखेंगे वैरायटीज जिनमें क्या ज्यादा हो, वैरायटीज विच आर सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स, ऐसा कुछ मैं ऐसी वैरायटीज भी बनाना चाह रहा हूं। और इसके अलावा मैं बनाना चाह रहा हूं स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटी। आपने याद करो बायोटेक में पढ़ा था, स्ट्रेस जो प्लांट को होता है वो किस तरह का होता है, ड्रॉट का स्ट्रेस होता है, कोल्ड का स्ट्रेस होता है ना, ड्रॉट का स्ट्रेस होता है ना, कोल्ड का स्ट्रेस होता है। तो इस तरह की वैरायटीज बनानी है हमने। तो ये पर्पस है हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग का। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा कि किस तरीके से आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इंक्रीज कर रहे हैं क्रॉप यील्ड, है ना, ठीक है। तो इंक्रीज क्रॉप यील्ड पे बात कर रहे हैं कि क्रॉप यील्ड कैसे बढ़ाई जाए, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम कैसे करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, किन क्रॉप्स पे बात करेंगे, 3 या 4 तरह की क्रॉप्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वीट और राइस पे, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया है बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमारी प्रोडक्शन बढ़ाई है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। पर उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो ये तो हमारे पास वो क्रॉप्स हैं जिनकी हमने प्रोडक्शन बढ़ाई है। उससे पहले हम चाहेंगे कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग की जाती है वो स्टेप करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड में हम क्या करेंगे, वीट की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। यहां हम वीट की बात करने वाले हैं, ठीक है, वीट की बात कर सकते हैं, हम राइस की बात कर सकते हैं, मेज की बात कर सकते हैं, हम शुगर केन की बात कर सकते हैं। लेकिन पूरे प्रोसेस को कैसे किया जाए, इसका एक पूरा तरीका होगा ना कि क्या स्टेप्स रहेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, है ना। क्या स्टेप्स हैं प्लांट ब्रीडिंग के, ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कि किस तरीके से आप प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स कैसे आप करते हो। और जो हम पढ़ रहे हैं ये कन्वेंशन के क्लासिकल वाला पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आप करोगे। देखो प्लांट ब्रीडिंग का मेन पर्पस क्या है, 2 प्लांट के बीच में क्रॉस कराना, ठीक है। अब आप क्रॉस किसके बीच में कराना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो एक ऐसा प्लांट हो जो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो और उसके साथ उसकी प्रोडक्शन भी हाई हो, आप ऐसा कुछ चाह रहे हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लांट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा किन के बीच में क्रॉस कराना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि आप क्या करो, ध्यान से सुनो। आपको मान लो गेहूं की कोई वैरायटी बनानी है, तो आप क्या करो, गेहूं की वो वैरायटी लेकर आओ। पहले देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे तरह की गेहूं की वैरायटी कलेक्ट करो आसपास से, उनमें वो सारी फीचर्स होंगे जो आपको चाहिए या नहीं भी होंगे, पर आप एक कलेक्शन बनाओ किसका, गेहूं की वैरायटी का। उससे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप क्या फीचर सिलेक्ट करके क्रॉस कराना चाह रहे हो। तो जब मैं बात करता हूं स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग में,
उसमें सबसे पहला स्टेप जो रहता है बेटा, सबसे पहला स्टेप रहता है कि भाई क्या करो, आप सारे तरह के प्लांट्स कलेक्ट कर लो, जिसे हम नाम देते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब हुआ आप सारे तरह के प्लांट्स को क्या करो, कलेक्ट कर लो, है ना। आप सारे तरह के प्लांट्स कलेक्ट कर लो, मतलब मैं ये कह रहा हूं जैसे गेहूं का आपको वीट की नई वैरायटी बनानी है, तो वीट की आपकी कंट्रीज में जो वैरायटी है, दूसरी कंट्रीज से आप मंगा सकते हो, आप वो सारी वैरायटीज कलेक्ट कर लो। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब ये हुआ, आप ये समझो ध्यान से, फॉर एनी सक्सेसफुल, ध्यान से सुनो, फॉर एनी सक्सेसफुल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, मुझे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कलेक्ट मैक्सिमम वैरायटीज, वी नीड टू कलेक्ट, है ना, हमें सबसे ज्यादा कलेक्ट मैक्सिमम वेरिएशन या मैक्सिमम वैरायटीज, है ना। मैं क्या करूंगा उस पर्टिकुलर प्लांट की, ऑफ दैट प्लांट, ताकि आपके पास वो डिजायर्ड फीचर मिल जाए किसी ना किसी में जिनके बीच में क्रॉस कराओगे। तो उसमें क्या क्या आएगा, मतलब आपने कहा ठीक है कि मैं उनके बीच में क्रॉस कराऊंगा ना, मैं उनके बीच में क्रॉस कराऊंगा, तो मुझे कौन कौन सी वैरायटी चाहिए। देखो मुझे क्या चाहिए, मान लो मुझे वीट के बीच में क्रॉस कराना है, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा बेटा, सबसे पहले मैं लूंगा वाइल्ड वैरायटी ना। व्हाट इज वाइल्ड वैरायटी, मैं आपको एक चीज समझाता हूं ध्यान से बेटा। वाइल्ड वैरायटी क्या होती है, जैसे मान लो गेहूं जहां इवॉल्व हुआ था, मान लो इंडिया में इवॉल्व नहीं हुआ, मान लो किसी कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में इवॉल्व हुआ है, तो उस कंट्री में वीट की वो वैरायटीज मिलेंगी जो वाइल्ड वैरायटीज होंगी, जो नॉर्मली अपने आप भी ग्रो करती होंगी। उन वैरायटीज के साथ खास बात क्या होती है, क्योंकि वो वीड की तरह ग्रो कर रही है, मतलब ऐसे ही ओपन में ग्रो कर लेती हैं इजिली, वो डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, स्ट्रेस रेजिस्टेंट होती हैं, तो आपको वाइल्ड वैरायटीज चाहिए होती है। दूसरा आपको ब्रीडिंग लाइंस चाहिए होती है ना। व्हाट इज ब्रीडिंग लाइंस, ब्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं, जब आप क्या कर रहे थे, आप मान लो बहुत सालों के, ईयर्स के बाद आपने क्रॉप को डेवलप कर लिया, उस डेवलपमेंट के दौरान जो बीच में कुछ क्रॉप्स बनी, उन्हें हम कहते हैं ब्रीडिंग लाइंस। तो आप वाइल्ड वैरायटी ले लो, ब्रीडिंग लाइंस ले लो, ऑब्सलीट वैरायटी ले लो। ऑब्सलीट वैरायटी होता है जो अब कल्टीवेशन में नहीं है ना, नॉट इन कल्टीवेशन, नॉट इन कल्टीवेशन, उसको ले लो बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। आप तो इस तरीके से आप क्या कर लो, करंट वैरायटी जो उगा रहे हैं उसको ले लो। तो आप इस तरीके से अलग अलग टाइप की वैरायटी लेंगे, इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी वेरिएशंस मिल जाएंगी, जिनमें सिलेक्शन करना आसान रहेगा कि जिनके बीच में क्रॉस कराना है। दिस गिव प्लांट ब्रीडर ऑप्शंस। प्लांट ब्रीडर क्या देगा, ऑप्शंस देगा, समझ लो, प्लांट ब्रीडर को ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है भाई अलग अलग टाइप की वैरायटीज कलेक्ट कर लो, जिसमें से आप सिलेक्ट करके क्रॉस करा सकते हो। उसमें ये भी ले सकते हो वाइल्ड वैरायटी, ये सारा। जितने ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे उतना ज्यादा, ध्यान से सुनो बेटा, जितने ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे उतना ज्यादा आप बेटर रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है, ज्यादा बेटर रिजल्ट ला सकते हो। अब ये जो ऑप्शंस आपने कलेक्ट किए, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे प्लांट ब्रीडर को, मतलब जितने ज्यादा आप कलेक्शन करोगे उतना प्लांट ब्रीडर को ऑप्शंस रहेंगे। अब हमने क्या किया बेटा, ध्यान सुने, आप इस चीज को समझो। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक वैरायटी ए ली, इसमें 100 जीन्स हैं, ठीक है, ये मान लो वाइल्ड वैरायटी है ना, वाइल्ड वैरायटी है, ठीक। ऐसे ही मेरे पास कोई कोई बी वैरायटी है, उसमें भी 100 जीन्स हैं, हो सकता है इनकी 20 जीन्स अनकॉमन हो। जब आप इस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्लांट की सारी वैरायटीज या बहुत सारी वैरायटीज, सारी नहीं, अगर बहुत सारी वैरायटीज कलेक्ट करते हो, उसे हम नाम देते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। नाउ व्हाट इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ये कलेक्शन है सारी अवेलेबल वैरायटीज का जितना आप कर सकते हो। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल अवेलेबल वैरायटीज ऑफ प्लांट, ठीक है।
इसे हम जर्मप्लाज कहते हैं। तो इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल अवेलेबल वैरायटीज ऑफ पर्टिकुलर प्लांट। उसको अगर आप कलेक्ट कर लो, ठीक है, उसका कलेक्शन बना लो जिसमें सारी वैरायटीज हो, क्योंकि आपने काफी सारी जीन्स इकट्ठी कर ली। देखो मैं एक चीज समझाता हूं, मान लो ए और बी दोनों व्हीट की वैरायटी है, इसमें बहुत सारी कॉमन जीन होंगी और बहुत सारी जीन क्या होंगी, अनकॉमन होंगी। तो वो एक तरीके से क्या बन जाएगा, मेरे पास जर्मप्लाज बन जाएगा। जर्मप्लाज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट वैरायटीज जो आप इकट्ठा कर ले, तो उसे जर्मप्लाज कहते हैं। जर्मप्लाज जीन पूल्स जो है उससे रिलेट करेंगे हम, लेकिन अभी सिंपल ये समझो, जो ये कलेक्शन बनता है इसे जर्मप्लाज कहते हैं। और जर्मप्लाज करते किस फॉर्म में कलेक्ट है ना, कि ये भी सोचने वाली बात है। हाउ दिस जर्मप्लाज कलेक्शन इज डन, ये कलेक्शन करते कैसे हैं, सोचने वाली बात है। तो ये कलेक्शन ऐसे करते हैं बेटा, मैं क्या करता हूं, मैं हो सकता है सीड कलेक्ट कर लूं, मैं हो सकता है एंथर कलेक्ट कर लूं, मैं हो सकता है उसकी कोई भी मान लो बड कलेक्ट कर लूं। तो प्लांट का कोई भी पार्ट कलेक्ट कर सकते हो। बड कलेक्ट करोगे तो टिश्यू कल्चर में यूज कर सकते हो, सीड कलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट ग्रो कर सकते हो। तो नॉर्मली हम सीड की फॉर्म में कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जितना बड़ा आपका जर्मप्लाज्म होगा उतने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो इस बात को लिख सकते हैं कि लार्जर इज जर्मप्लाज्म, लार्जर इज जर्मप्लाज्म, मोर ऑप्शन इज अवेलेबल। उतने ही ज्यादा आपके पास क्या होंगे, मोर ऑप्शंस इज अवेलेबल, उतने ही ज्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो जितना ज्यादा जर्मप्लाज्म होगा उतने ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उतने ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। मुझे लग रहा है ये बात समझ आ गई आपको। तो ये मेरे पास कलेक्शन, देखो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है पहले भाई सारे प्लांट कलेक्ट कर लो जिनके बीच में आप क्रॉस करा सकते हो। तो जितने भी ऑप्शन है ले आओ, फिर प्लांट ब्रीडर सोचेगा कि किसके बीच में क्रॉस कराना है। जितना बड़ा वो हमारे पास एक बकेट बनेगा जिसमें अलग अलग टाइप के प्लांट होंगे, उतना ज्यादा उसके पास ऑप्शंस रहेगा कि किनके बीच में कलेक्शन हमारे को क्रॉस कराना है। तो ये जो कलेक्शन बनती है इसे जर्मप्लाज कलेक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है। वाइल्ड वैरायटी मतलब जो किसी एरिया में वाइल्ड में ग्रो करती है, वो जनरली डिजीज रेजिस्टेंट होती है। मैं इस बात को लिख रहा हूं, वो जनरली क्या होती है, डिजीज और स्ट्रेस रेजिस्टेंट होती है, जनरली डिजीज एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंट होती है। और जितना ज्यादा ये कलेक्शन बड़ा होगा उतना ज्यादा हम कहेंगे ज्यादा ऑप्शन है। चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारे पास पहला स्टेप है बेटा। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, सुनना ध्यान से। सेकेंड स्टेप हमारे पास आएगा, ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप है हमारे पास, हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। चलो पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट्स के सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जिनके बीच में क्रॉस कराना है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, मान लो आपने सोचा है मुझे एक ऐसा प्लांट हो जो मतलब जिसकी प्रोडक्शन हाई हो, मतलब प्रोडक्शन मतलब वो ज्यादा प्रोडक्शन दे और साथ में डिजीज रेजिस्टेंट हो, या आप कोई ऐसा प्लांट चाह रहे हो जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो और वो डिजीज रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किस बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड ट्रेट। किसके अंदर, किस में चाहिए डिजायर ट्रेट, इन हाइब्रिड, इन हाइब्रिड हम क्या करेंगे, पेरेंट्स आर सिलेक्टेड। हम पेरेंट्स के को सिलेक्ट करते हैं जिनके बीच में क्रॉस कराना है, पेरेंट्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मुझे जो हाइब्रिड चाहिए वो क्या होना चाहिए, जिसका प्रोटीन कंटेंट हाई हो, प्रोटीन ज्यादा हो और साथ में वो क्या हो बेटा, डिजीज रेजिस्टेंट हो। मुझे दोनों फीचर चाहिए, मान लो मुझे ये दोनों फीचर चाहिए, एक जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई हो, सुनना सोचना इस बात को, एक जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई हो, दूसरा वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, ये दोनों फीचर आपको चाहिए। तो क्या करो, आप उसी तरीके से पेरेंट सिलेक्ट करो। आप क्या कर लो, चलो एक वाइल्ड वैरायटी ले लो, वाइल्ड वैरायटी आपको क्या दे देगी, डिजीज रेजिस्टेंट दे देगी। फिर उसी में से आप और उसको क्रॉस करा रहे हो एक और वैरायटी से
जिसका प्रोटीन कंटेंट हाई है, तो ये पेरेंट हो गए। ये क्या हो गए हमारे पास? पेरेंट हो गए। ये मेरे पास क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। और ये पेरेंट्स कहां से सिलेक्ट करोगे? सिलेक्टेड फ्रॉम जर्म क्लास। कहां से लाए आप? जर्म क्लास से लाए, है ना, जर्म क्लास से लाए। एक चीज एनसीईआरटी ने बोली है भाई, देखो कोशिश करो ये पेरेंट्स प्योर हो। प्योर मतलब होमोजाइगस हो। अगर नहीं है तो इनकी सेल्फिंग करके इन्हें होमोजाइगस बनाओ। तो हम लिख सकते हैं इफ रिक्वायर selfing is done to produce homozygous। ठीक है, if require selfing is done to produce homozygous और pure line, तो pure line in parents, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। तो ये दो स्टेप हो गए। अब मैं पेरेंट्स को सिलेक्ट कर चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने वेरिएबिलिटी कलेक्ट की, फिर पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। थर्ड स्टेप, अब आप क्रॉस कराओ। क्रॉस बिटवीन, ठीक है, आप क्रॉस कराओ बेटा। तो क्रॉस बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट, इनके बीच में, सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में चलो क्रॉस कराते हैं, क्योंकि हम तो स्टेप्स पढ़ रहे हैं ना, तो जल्दी से क्रॉस कराते हैं सिलेक्टेड पेरेंट के बीच में। कैसे क्रॉस कराओगे? नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे बेटा, सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में, सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस कराएंगे। हम क्या परफॉर्म करेंगे? क्रॉस परफॉर्म करेंगे, है ना, क्रॉस परफॉर्म करेंगे। क्रॉस परफॉर्म करना है, ठीक है। यहां हो सकता है कि जो पेरेंट ए हो उसका प्रोटीन कंटेंट हाई हो, प्रोटीन कंटेंट हाई हो, उसको क्रॉस करा रहा हूं पेरेंट बी से। यहां से क्वेश्चन आ सकता है नीट में, जिसका मेरे पास डिजीज रेजिस्टेंट हो। मुझे वो प्लांट चाहिए होता है जिसमें दोनों के फीचर हो और वो दोनों से बेटर हो। मतलब जब मैं क्रॉस कराता हूं तो मुझे वो प्लांट चाहिए होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे वो प्लांट चाहिए होता है जो बेसिकली दोनों से बेटर हो, है ना। तो वी रिक्वायर दोज प्लांट विच इज बेटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए बेटा? हमें वो प्लांट चाहिए विच इज बेटर देन बोथ पेरेंट। मुझे जो हाइब्रिड आएगा ना, यहां पर हाइब्रिड आएगा, तो मुझे वो हाइब्रिड चाहिए जिसमें दोनों के फीचर हो एंड फीचर ऑफ बोथ, दोनों से सुपीरियर हो। मैं बेटर ना लिख के क्या बोलूंगा बेटा? सुपीरियर। वर्ड होता है सुपीरियर। तो जो दोनों से क्या हो? सुपीरियर हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें फीचर हो दोनों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में आपने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद आपने ये देखा कि दोनों के फीचर होने चाहिए। किसके होने चाहिए? दोनों के फीचर उसमें होने चाहिए। तो आपने क्या किया? पेरेंट ए को क्रॉस कराया पेरेंट बी से, आपके पास डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी आ गई। आपने देखा रिक्वायर दोज प्लांट विच इज सुपीरियर टू बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट से जो सुपीरियर है, आपने उनके बीच में क्या किया? क्रॉस करा दिया। ठीक है, सॉरी, इनके बीच में क्रॉस करा, ये हाइब्रिड आ गया। अब मेरी बात सुनो, इसमें आप वो टेक्निक यूज कर सकते हो, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग याद करो, हमने जो पढ़ा था। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, इसको यूज कर सकते हैं। बैगिंग मतलब स्टिग्मा कवर करेंगे। दूसरी बात क्या होगा बेटा? अगर आपके पास हाइब्रिड में दोनों के बीच के फीचर नहीं मिलेंगे तो क्रॉस रिपीट करो, है ना। वी नीड टू रिपीट क्रॉस, वी नीड टू रिपीट क्रॉस if feature of both parent is not obtained। अगर दोनों का फीचर नहीं ऑब्टेन हो तो क्रॉस को रिपीट करना पड़ेगा ना, मुझे इस क्रॉस को रिपीट करना पड़ेगा अगर दोनों के फीचर ना आए। तो ये क्रॉस करा दिया मैंने। अब देखो, क्रॉस कराने के बाद आपको क्या करना है? इवेलुएट करो बेटा। किसको इवेलुएट करो? हाइब्रिड को, है ना। अब देखो ध्यान से, इवेलुएट करना है। इवेलुएट करना है किसको? हाइब्रिड को। हाइब्रिड को इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
एंड क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। इवेलुएट और सिलेक्शन करना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो आपने क्रॉस कराया, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही ये होता क्या है बेटा, आपने जब क्रॉस कराया होता है तो मान लो आपके पास 100 सीड आ गए, उस 100 सीड में से कुछ में ही फीचर होते हैं, सब में फीचर नहीं होते। आपने उन प्लांट्स को सिलेक्ट करके दोबारा ग्रो करना होता है। जैसे मैं आपको लिखता हूं, ये पेरेंट है, तो ये पेरेंट ए है, इसको क्रॉस कराया आपने पेरेंट बी से। तो पेरेंट बी से जब आपने क्रॉस कराया तो आपके पास मान लो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आ गए, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आ गए। तो इसमें क्या है, ओनली फ्यू हाइब्रिड, ओनली फ्यू हाइब्रिड ऐसे होंगे हैविंग डिजायर्ड फीचर, जिनमें क्या होते हैं, डिजायर्ड फीचर होते हैं। सिर्फ कुछ ऐसे होंगे जिनमें डिजायर्ड फीचर हो। मैं बिल्कुल श्योर हूं इस बात को लेके कि पेरेंट ए को मैंने क्रॉस कराया पेरेंट बी से, तो मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ क्या बने, सीड्स आ गए, कुछ में ही मेरे पास डिजायर्ड फीचर होंगे। आप क्या करोगे, उन कुछ को सिलेक्ट करोगे। वी नीड टू सिलेक्ट, वी नीड टू सिलेक्ट दोज दोज हाइब्रिड। मुझे उन सीड्स को लेना पड़ेगा जो जिनमें इन दोनों के फीचर आ गए। अब क्या करो, अब उसको फिर से ग्रो करो, उसको ग्रो करो अगेन, ग्रो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार उस हाइब्रिड को ग्रो करो ताकि आपके पास वो कैरेक्टर स्टेबलाइज हो जाए। कैरेक्टर स्टेबलाइज होने का क्या मतलब है ये समझना। देखो आपने क्या किया, इनके बीच में क्रॉस कराया, बहुत सारे सीड आ गए, आपका डिजायर्ड फीचर किसी 5 सीड में था 100 में से, आपने उनको लिया, ग्रो किया, ठीक है, उनके सीड आए, तो अब क्या हुआ, 100 में से 80 में फीचर था आप वाला, फिर आपने वो 80 सीड सिलेक्ट कर लिए, 20 रिजेक्ट कर दिए, तो उनको ग्रो किया, 90 में आ गया, फिर ग्रो किया, 95 में आ गया। अब आप जितनी बार भी ग्रो कर रहे हो सिर्फ 95% सीड में वो फीचर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको वो फीचर, डिजायर्ड फीचर मिल गया। तो आपने क्या किया, कैरेक्टर को स्टेबलाइज कर दिया बार बार ग्रो करके, इसे कहते हैं इवेलुएट करना। तो एक तरीके से सिलेक्शन और इवेलुएट करना किसका, हाइब्रिड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है, क्योंकि इसमें कई आपको क्या करना पड़ता है बेटा, कई मतलब जनरेशन तक हमारे पास ये ग्रो करके इसको मतलब इवेलुएट करना होता है, क्योंकि अगर आपको ये कैरेक्टर नहीं मिला तो टोटल प्रोग्राम फेल हो गया, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, लास्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको क्या करना है, उसको रिलीज करना है ना, आपको क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, टेस्टिंग करनी है एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवार। अब ये कल्टीवार क्या होता है, कल्टीवार का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसको कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवार, ठीक है, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं न्यू कल्टीवार का, ठीक है, क्या मतलब हुआ समझना ध्यान से। न्यू कल्टीवार की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं इसको समझना। सबसे पहले हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवार कैसे करेंगे इस चीज को समझना, ध्यान से देखना बेटा कैसे कर रहे हैं। तो हम ऐसे करेंगे बेटा, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवार हम किस तरीके से करेंगे, तो जो मेरे पास हाइब्रिड प्लांट आया है ना, हाइब्रिड प्लांट आया, उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसको क्या करते हैं, नीड टू टेस्ट, उसमें फीचर तो आ गए, नीड टू टेस्ट फॉर यील्ड, फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए उसे टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होता है, रिसर्च फील्ड होती है, हमारे पास क्या होती है बेटा, कुछ रिसर्च फील्ड्स होती हैं। वो रिसर्च फील्ड्स क्या होती हैं, उनको कंट्री की अलग अलग रीजन के हिसाब से हमने बांटा हुआ होता है कि भाई अलग अलग कंट्री की जगह के हिसाब से उसमें सॉइल होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें फीचर्स होते हैं, या हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एग्रोनोमिक जोन, डिफरेंट एग्रोनोमिक जोन के हिसाब से, एग्रोनोमिक जोन मतलब, एग्रोनोमिक जोन का मतलब होता है हम क्या करते हैं बेटा, रिसर्च फील्ड जो होती है ना, वो रिसर्च फील्ड क्या होती है,
कि एक तरीके का क्या होता है कि अलग अलग एरियाज होते हैं जहाँ पर, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है वहां पर होगी, वहां पर क्या होगा, अलग अलग कंट्री की जो मान लो साउथ में कैसी मिट्टी है, नॉर्थ में कैसी है, वेस्ट में कैसी है, उसके हिसाब से टेम्परेचर वगैरह, मिट्टी, ड्रेनेज, ये सब करके देंगे। और उसके साथ आप क्या दोगे, उसको आइडियल सब कुछ दो। आइडियल मतलब आइडियल फर्टिलाइजर, है ना, आइडियल दो सब कुछ। आइडियल का मतलब होता है एक तरीके से आप सब कुछ उसको बढ़िया दो। आइडियल फर्टिलाइजर दो, है ना, फार्म प्रैक्टिस दो सबसे बढ़िया, उसको सब कुछ अच्छा दो। अब उसकी यील्ड चेक करो, मतलब सब कुछ अच्छा देने पर उसकी क्या करो, यील्ड चेक करो, है ना, उसकी यील्ड चेक करो। ये चीज समझ पा रहे हो? अब ये तो हमने क्या टेस्टिंग करी, किसमें, रिसर्च फील्ड में। फिर क्या होगा, आफ्टर रिसर्च फील्ड आप उसको फार्मर फील्ड में चेक करते हैं। रिसर्च फील्ड कुछ सिलेक्टेड फार्मर्स होते हैं जिनको हम देकर चेक करते हैं, उसको क्या करते हैं, 3 ग्रोइंग सीजन तक, 3 ग्रोइंग सीजन तक चेक करते हैं इन फार्मर फील्ड। ना वाई 3 ग्रोइंग, 3 ग्रोइंग सीजन, मतलब 3 ग्रोइंग सीजन से मुझे आइडिया लग जाएगा एक एवरेज प्रोडक्शन का। तो चेक इन फार्मर फील्ड, है ना, ये करते हैं, फार्मर फील्ड में करेंगे। अगर मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैंने जो ये नई वैरायटी बनाई, इसकी प्रोडक्शन मान लो 100 टन है, और जो पुरानी वैरायटी थी उसकी 60 टन थी, तो मैं एक नई वैरायटी की फॉर्म में इसको फार्मर को अब रिलीज कर दूंगा। ठीक है, रिलीज करते वक्त क्या क्या लिखा रहता है, ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा पर याद रखना, पैकेट पर क्या लिखा रहता है, जर्मिनेशन परसेंटेज, डेट ऑफ पैकिंग, उससे वायबिलिटी पता चलती है, फ्लावर आने पर किस कलर के फ्लावर आएंगे ये पता चलता है, और सीजन ऑफ फ्लावरिंग। तो एक प्रॉपर पैकेट बनता है जिसपे परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन लिखा होना जरूरी है बेटा। अगर 95% जर्मिनेशन है, उसी हिसाब से फार्मर फिर सीड को शो करेगा ना कि भाई 95% चांस है प्लांट निकल जाएगा, नहीं तो स्पेस खाली रह जाएगा। ठीक है, फिर फ्लावर किस कलर का आता है, ये सारी चीजें चेक करेगा फार्मर। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास इंप्रूव वैरायटी रेडी हो जाती है। ठीक है, यहां पर कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे बेटा हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, मेल स्टीरिलिटी इंड्यूस कर देते हैं मेज के अंदर, है ना, मेल स्टीरिलिटी। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? एक टर्म है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है बेटा, देखो हमने क्या किया था, जब गेहूं इंपोर्ट किया था ना, ये टर्म आपको मैं जो नोट्स दूंगा उसमें मिल जाएंगे। हमने जब गेहूं इंपोर्ट किया था तो गलती से उसके साथ क्या आ गया था, वो आ गया था आपका जो हमने पार्थीनियम। तो हम क्या करते हैं, जब भी कभी कोई बाहर से कोई क्रॉप के सीड मंगाते हैं तो उनको चेकिंग करते हैं क्वारंटाइन सेंटर्स पे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरी कंट्री से सीड कहीं भी मंगा सकें, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स लोकेशंस होंगी, फिक्स एयरपोर्ट्स होते होंगे जहां आप मंगा सकते हो, या पोर्ट होंगे जहां आप मंगा सकते हो। वहां ऐसी फैसिलिटी होगी, कहीं कोई वीड का सीड ना आ जाए, नहीं तो उतना ही स्प्रेड हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं क्वारंटाइन। तो 2-3 टर्म है। पहला मेल स्टीरिलिटी, कौन कर सकता है, किसमें कर रहे हैं, मेज प्लांट में, है ना। मेल स्टीरिलिटी का मतलब उसमें एंथर डेवलप ही ना करे। दूसरा क्वारंटाइन बताया। तीसरा आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन पता है, जब हम क्रॉस कराते हैं तो लॉस इन वाइगर, कैरेक्टर में लॉस होता है। फोर्थ होता है हेट्रोसिस। नाउ व्हाट इज हेट्रोसिस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का उल्टा। जब आप ये टर्म्स बेटा आपको नोट्स में मिलेंगे, आपने इनको पढ़ना है, जस्ट जान लेना। पहला मैंने बोला है, ध्यान से सुनो, फर्स्ट मैंने बोला है मेल स्टेरिलिटी, आप खुद से इसको नोट्स में से कंप्लीट करेंगे। सॉरी बेटा, देखो मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या होगा, आप कोशिश करो कि एंथरी डेवलप ना हो। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। दूसरा हमारे पास, आपने सेकंड मैंने टर्म बताई क्वारंटाइन। क्वारंटाइन तो अब आप समझते भी हैं, क्वारंटाइन किसी को अलग कर देना, ऐसा होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है बेटा, हेट्रोसिस्ट क्या होता है, हेट्रोसिस नहीं, हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या होता है, इट इज लाइक कि क्रॉस करा के दोनों के फीचर लाना। मतलब एक तरीके से हाइब्रिड जो होगा वो बेटर होता है पेरेंट से। हाइब्रिड जो होता है इज बेटर देन बोथ पेरेंट। ये चीज पता होना चाहिए। ये कुछ टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए बस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंक्रीज फूड प्रोडक्शन को लेके, है ना, इंप्रूव वैरायटीज को लेकर पढ़ने जा रहे हैं। इंप्रूव वैरायटीज की बात करने जा रहे हैं, और यहां पर हम क्या बात करेंगे, सुनना ध्यान से।
यहां पर हम क्या बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं इंप्रूव वैरायटीज की। और हम यहां पर क्या बात करने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुनो, हम यहां पर बात करने वाले हैं कि 1960s में हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। 1960s में हमारे पास क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या, किसकी प्रोडक्शन बढ़ाई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंक्रीज करी थी प्रोडक्शन, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, मेज एंड राइस। इनकी प्रोडक्शन सडनली बढ़ा दी थी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ये देखने वाले हैं कि कैसे वो प्रोडक्शन बढ़ी थी, क्या हुआ था। एनसीईआरटी ने कहा है देखो भाई, इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत सारे लोग, लगभग 62% पॉपुलेशन लगी हुई है, और मतलब ये समझ लो 33% हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूट भी करता है। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन लगी हुई है, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंपैक्ट भी काफी डाला। तो सबसे पहले हम व्हीट और राइस की इंप्रूव वैरायटी की बात करेंगे। हम किसकी इंप्रूव वैरायटी पढ़ रहे हैं, व्हीट की। तो हम इंप्रूव वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस पढ़ने वाले हैं, व्हीट एंड राइस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। व्हीट और राइस की इंप्रूव वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, व्हीट और राइस की हम लोग इंप्रूव वैरायटी की बात कर रहे हैं। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एनसीईआरटी बोल रही है कि भाई देखो हमारे पास क्या हुआ था, 1960 से लेकर 2000 तक हमारे पास व्हीट और राइस की जो प्रोडक्शन थी, व्हीट एंड राइस की जो प्रोडक्शन थी वो काफी बढ़ गई थी। वो क्या हुई थी, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी बहुत तेजी से, इंक्रीज वेरी फास्ट, है ना, बहुत तेजी से हमारे पास वो बढ़ गई थी। क्लियर। वो लगभग हमारे पास क्या हुआ था, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसको लेके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा व्हीट को लेके। देखो व्हीट को लेके क्या हुआ था, देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना बेटा। हम क्या करते थे, पहले ट्रेडिशनल वैरायटीज उगाते थे। तो हुआ ये कि हमने एक स्पेशल टाइप की वैरायटीज उगाई जिनका नाम है सेमी डॉर्फ वैरायटी। तो हम इंडिया में क्या हुआ, इन इंडिया ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास सेमी डॉर्फ वैरायटीज उगाई गई। क्या उगाई गई, सेमी डॉर्फ वैरायटीज। अब ये सेमी डॉर्फ वैरायटीज क्या होती है मैं बताता हूं। सेमी डॉर्फ वैरायटीज क्या होती है, ठीक है, वैरायटीज डेवलप्ड। देखो क्या थी ये, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, मतलब यूएस के साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, और इंडियन साइंटिस्ट थे एमएस स्वामीनाथन। दोनों ने मिलकर साथ में काम किया और गेहूं की एक इंप्रूव वैरायटी बनाई। तो इन्होंने क्या किया था, ऑलरेडी मैक्सिको में, मैक्सिको यूएस के पास है, मैक्सिको में हमारे पास इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है किसका, व्हीट और मेज का, उसमें इंप्रूव वैरायटी डेवलप की। तो मैं लिख रहा हूं इस बात को, एक साइंटिस्ट है हमारे पास नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था बेटा, नॉर्मन बोरलॉग ने ऑलरेडी डेवलप करी थी डॉर्फ वैरायटी। ध्यान से सुनो बेटा, डेवलप करी थी डॉर्फ वैरायटी, डेवलप्ड डॉर्फ वैरायटी किसके लिए, व्हीट की, ऑफ व्हीट। कहां पर डेवलप करी थी, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर या इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज रिसर्च, व्हीट एंड मेज रिसर्च। यहां पर इन्होंने क्या बनाया था, एक वैरायटीज बनाई थी जो मैक्सिको में। और वो जो वैरायटीज थी बेटा वो क्या थी, नॉर्मली ध्यान सुनो, नॉर्मन बोरलॉग एक यूएस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वहां डेवलप करी थी डॉर्फ वैरायटी। किसमें, किसकी, गेहूं की। वो डॉर्फ वैरायटी की प्रोडक्शन हाइट थी और उसकी लॉजिंग नहीं होती थी। लॉजिंग क्या होता है, जैसे प्लांट ऐसे गिर जाता है ना, उसे हम लॉजिंग कहते हैं, लॉजिंग। तो उस प्लांट की लॉजिंग नहीं होती थी, वो इजिली गिरता नहीं था तेज हवा में, तो ये होता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर वहां की जो ड्वार्फ वैरायटी थी, ध्यान से सुनो, ड्वार्फ वैरायटी हमारे पास जो दूसरे कंट्री की थी,
उसको क्रॉस कराया इंडिया की नेटिव वैरायटी से। तो जो वैरायटी आई गेहूं की उसको हमने नाम दिया सेमी डॉर्फ वैरायटी। समझो इस बात को, जो गेहूं की वैरायटी डेवलप हुई वीट की हमारे पास यहां से डेवलप हुई सेमी डॉर्फ वैरायटी। तो आप एक चीज समझो, तरीका ये होता है कि वहां की वैरायटी से यहां की वैरायटी को क्रॉस करा के सेमी डॉर्फ वैरायटी लाए हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्रोडक्शन तो हाई है पर इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते, इसको इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। अब सेमी डॉर्फ वैरायटी क्या थी, प्रोडक्शन हाई थी, प्रोडक्शन हाई थी और कैन बी कल्टीवेटेड इन इंडिया। उसको कल्टीवेट कर सकते थे किसमें, इंडिया में। तो उसको इंडिया में हम कल्टीवेट कर सकते थे, ये था हमारे पास। ये सेमी डॉर्फ वैरायटी के लिए बता रहा हूं, ये काम हम कर सकते थे, इंडिया में इसको कल्टीवेट कर सकते थे। ये चीज समझ रहे हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया, मतलब इनको इंडिया में कल्टीवेशन के लिए ला दिया गया था। ये वीट वैरायटी थी, ठीक है। और उनके नाम अगर हम देखें बेटा, कुछ ऐसा नाम रहता है जो इंडिया से मैच करता हो, कल्याण सोना। अब सोना मतलब येलो कलर का होता है, इस तरीके से सोनालिका। तो ऐसे नाम रखे जाते हैं जो फॉर्मर को थोड़ा ऐसा लगे कि हमारे नेटिव नाम है। अगर फॉरनर नाम रख दूंगा तो वो जल्दी से लेगा भी नहीं उसे, ठीक है। और इससे क्या हुआ था बेटा, वीट की जो प्रोडक्शन थी, वीट की प्रोडक्शन हमारे पास कितनी बढ़ गई, लगभग 7 टाइम हो गई। 11 मिलियन टन से हमारे पास वो 77 मिलियन टन तक पहुंच गई। और ये कब पहुंची है बेटा, ये पहुंची है हमारे पास 1960 से लेकर हम बात कर रहे हैं 2000 तक की में। तो मतलब बहुत कम समय में प्रोडक्शन लगभग 7 गुना 7 टाइम हो गई। तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो ये गेहूं के लिए है, वीट के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा राइस के लिए। तो राइस के लिए क्या हुआ था ये देखना। देखो बेटा, राइस की जो ग्रोइंग बेल्ट है वो हम कहां मानते हैं, अर्थ पर। ये इक्वेटर है, ये इंडिया है, ये वो वाली जो जगह है जो इंडिया के आसपास है उसे हम राइस की ग्रोइंग बेल्ट मानते हैं, जहां पे राइस, क्योंकि ट्रॉपिकल क्रॉप है राइस, तो राइस की के लिए वो है। तो हुआ ये था बेटा, देखो ध्यान से समझो, राइस के लिए क्या हुआ था। हमारे पास क्या है, फिलीपींस जो है, फिलीपींस में हमारे पास इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहां पर एक वैरायटी डेवलप हुई, देखो हुई तो बहुत सारी होगी पर इंडिया के मतलब की। वहां पर एक वैरायटी डेवलप हुई IR8। तो IR8 यहां से आई है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से। IR8 राइस की वहां की वैरायटी है। ऐसे ही ताइवान से आई हमारे पास ताइचुंग नेटिव 1, ताइचुंग नेटिव 1, ताइचुंग नेटिव 1, ठीक है। कहां से, फ्रॉम ताइवान। कहां से आई, ताइवान से, ठीक है। तो कहां से आई, ताइवान से आई। तो फिलीपींस से इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IR8, ताइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान, वहां से आई। ये हमारे पास क्या थी, कौन सी वैरायटीज थी, ये बेटा हमारे पास फॉरेन वैरायटीज थी। इनको क्रॉस किया गया, दे आर क्रॉस्ड विद इंडियन वैरायटीज, है ना, क्रॉस विद इंडियन वैरायटीज। और उससे हमें क्या मिली, सेमी डॉर्फ वैरायटीज। टू ऑब्टेन सेमी डॉर्फ वैरायटीज, सेमी डॉर्फ वैरायटीज, उससे हमें क्या मिली बेटा, सेमी डॉर्फ वैरायटीज मिली। तो आप इस चीज को देखो ध्यान से कि फिलीपींस जो है IR8, उसको क्रॉस किया गया इंडियन वैरायटी से टू ऑब्टेन सेमी डॉर्फ वैरायटी, है ना। हमने सेमी डॉर्फ वैरायटी को क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। सेमी डॉर्फ वैरायटी को हमने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। आप देख रहे हो, ऐसी बेटा वैरायटीज के नाम है जया और रत्ना, जया एंड रत्ना नाम है, ठीक है। ये सेमी डॉर्फ वैरायटीज हैं जो उनकी वैरायटी से क्रॉस कराकर आई हैं, ठीक है। और इंडिया के सिस्टम में ग्रो करने के लिए बढ़िया है। और प्रोडक्शन जो थी वो बेटा, प्रोडक्शन जो राइस की इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 33 मिलियन टन से
लगभग 89.5 मिलियन टन। तो आप देख रहे हो मोर देन डबल हो गया ना। तो इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ी है। तो राइस को लेके भी हमने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, ये आपके सामने है। उसके बाद क्या होता है बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक और क्रॉप्स होती है जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, मिलेट्स, है ना। हम क्या नाम देते हैं, मिलेट्स नाम देते हैं बेटा। तो मिलेट्स में क्या हुआ, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। मिलेट्स को कैसे हमने यहां पर इंप्रूवमेंट करी है उस पे हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज मिलेट्स, हमने राइस और व्हीट का देख लिया, ठीक है, राइस और व्हीट का देख लिया। अब हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं ना। व्हाट इज मिलेट्स, ध्यान से सुनो। मिलेट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मिलेट्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको कम पानी की जरूरत होती है ना, उन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। मिलेट्स वो क्रॉप होती है जिनको कम पानी की जरूरत होती है। जैसे मिलेट्स का नाम है, हम बात करते हैं, नाम लिखते हैं वहां पर, बाजरा, ज्वार एंड मेज। एक्चुअल में ये उनकी फूड क्रॉप होती है उस जगह पे जहां पानी कम है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये इंडिया है, इंडिया में ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहां पर विदर्भ है, मतलब ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ विदर्भ है। विदर्भ वो जगह होती है जहां बारिश कम होती है बहुत। ऐसी जगहों पर मेरे पास ये क्रॉप काम आती है क्योंकि ये लेस इरिगेशन चाहिए इन्हें, है ना, इन्हें मेरे को इरिगेशन बहुत कम देना है, ठीक है। तो इनको क्या है बेटा, लेस इरिगेशन चाहिए। अगर इनकी मैं ऐसी वैरायटीज डेवलप कर लूं जो जिनको और कम पानी चाहिए तो बेटर हो जाएगा ना, क्योंकि इनको उगाई वैसी जगह रहे जहां पानी कम है। तो हम क्या करा हमने, इनकी इंप्रूव वैरायटीज जो लाई, जो इनकी इंप्रूव वैरायटीज थी वो ड्रॉट रेजिस्टेंस थी। वो क्या थी बेटा हमारे पास, ड्रॉट रेजिस्टेंट। वो ड्रॉट रेजिस्टेंट थी जो इंप्रूव वैरायटी थी। इसे हमने क्या बोला, इसे हमने मिलेट्स बोल दिया। इसे हमने क्या बोल दिया, मिलेट्स। तो मिलेट्स हमारे पास ड्रॉट रेजिस्टेंट है ना। मिलेट्स हमारे पास क्या है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है ना, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मिलेट्स कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये मिलेट्स हो गया बेटा। अब ये मिलेट्स के बाद ध्यान से सुनेंगे, ये तो मिलेट्स के बारे में हो गया। अब हमने क्या किया, शुगर केन की भी इंप्रूव वैरायटी बनाई। ठीक है, देखो शुगर केन के लिए क्या किया, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो हमारे पास शुगर केन का जीनस होता है सैकेरम। मेरे पास क्या था, सैकेरम। आपको एक चीज समझना है, देखो बेटा हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में शुगर केन ग्रो करना कहां बेटर होता है, नॉर्थ इंडिया में। रीजन है, एक तो वहां इरिगेशन, ग्राउंड वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर है। सेकंड क्या है, वहां की रिवर्स पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब साल भर पानी रहता है। साउथ इंडिया की जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो कैसी हैं, वो जब रेन वाटर होता है उसमें तो पानी की कमी है। शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको पानी ज्यादा चाहिए। तो हमने ये देखा कि जो सैकेरम बारबेराई है उसकी प्रोडक्शन कम होती है, उसकी थिन स्टेम है, उसकी क्या है, थिन स्टेम है। उसको मैंने क्रॉस कराया सैकेरम ऑफिसिनेरम से। तो जो सैकेरम ऑफिसिनेरम है ये क्या है बेटा, इससे मेरे पास, ध्यान सुने, इससे क्रॉस कराया तो मैंने ये देखा कि जो सैकेरम बारबेराई है उसको क्रॉस कराया सैकेरम ऑफिसिनेरम से। तो सैकेरम बारबेराई और सैकेरम ऑफिसिनेरम में क्या फर्क है, ये मेरे पास नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है और इसकी प्रोडक्शन कम है। इसकी क्या है, प्रोडक्शन कम है क्योंकि स्टेम थिन होती है, प्रोडक्शन लेस है, ठीक है। सैकेरम साउथ इंडिया में ग्रो होता है और उसकी क्या है, मेरे पास थिक स्टेम है। स्टेम कैसी है, मेरे पास थिक स्टेम है, ठीक है। मेरे पास क्या है बेटा, थिक स्टेम है। आप खुद से सोचो, मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं ऐसी वैरायटी बना लूं जिसको नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकूं। मैं इसे कर नहीं सकता क्योंकि ये उन कंडीशन में ग्रो नहीं करेगा ये, पर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है। तो इनसे जो मेरे पास हाइब्रिड आया, इनसे मेरे पास जो हाइब्रिड आए, अब आप ये चीज समझ चुके होंगे, हाइब्रिड दोनों का फीचर होता है। एक प्लांट वो लेते हैं जिनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मान लो इसका फीचर चाहिए और इसकी कंडीशन चाहिए। तो हाइब्रिड जो होगा, इसकी थिक स्टेम है एंड ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। और हम क्यों चाह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि बेटा शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको पानी ज्यादा चाहिए। नॉर्थ इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज
आर बेटर देन साउथ इंडिया ड्यू टू सम, हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, और मे बी ड्यू टू रिवर्स की अगर बात करें तो वो चीज। अब हमने ये तो पढ़ लिया बेटा, अभी तक हमने पढ़ लिया कि इंप्रूव यील्ड की बात कर ली। अभी हम सेकंड क्या करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमने जो वैरायटीज बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, हमने यील्ड इंप्रूव करी थी। अभी जो वैरायटी बनाएंगे वो हम बनाएंगे डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूं, देखो बेटा हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि फूड प्रोडक्शन कम है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर वेरी हाई। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में क्या क्या है, पहला ये है कि जब क्रॉप रेडी होती है तो उसमें कोई इंसेक्ट या पेस्ट लग जाता है, या इनिशियल स्टेज में लग जाता है, इनिशियल स्टेज में भी पेस्ट, तो पेस्ट और डिजीज का है। दूसरा हम ये कहते हैं बेटा हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, हमारे जो गोडाउन वगैरह होते हैं जहां वीट स्टोर होता है आधे तो उसमें ओपन में स्टोर करना पड़ता है जो खराब हो जाता है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है, अगर उसको भी बचा ले तो बच जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि इंडिया में अगर मुझे फूड प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मैं वो लॉसेस बचा लूं। तो हम ये समझते हैं कि डिजीज मेनली कौन कर रहा है, देखो डिजीज इन प्लांट हम तीन लोगों के लिए बात करते हैं, बाई कौन करता है, एक तो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, ये तीन लोग हैं जो प्लांट में डिजीज करते हैं, ठीक है। और कुछ निमेटोड भी हैं, हमने पढ़ा भी था एक निमेटोड का नाम मेलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया, ये डिजीज करते हैं। लॉसेस जो है डिजीज से वो 20 to 30% है, 20 to 30% लॉस है बाय डिजीज। डिजीज से लॉस है बेटा कितना, 20 से 30%, है ना, आप समझो ध्यान से, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन का 20 से 30% है। इफ वी आर एबल टू सेव दिस, है ना, इफ वी आर एबल टू सेव दिस, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और वो भी हम क्या करें, बाय डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। तो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी अगर हम बना लें, अगर हम डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बना लें तो हम सेव कर लेंगे। दूसरा, इट ऑल्सो डिक्रीज यूज ऑफ बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरियोसाइड मतलब जो बैक्टीरिया को मारता है, फंजीसाइड, इनका हमारे पास क्या हो जाएगा, यूज कम हो जाएगा। आप सोचो ना ध्यान से, तो एक तरीके से केमिकल्स कम हो जाएंगे, है ना, और हमारी प्रोडक्शन भी बचेगी। पर एक चीज है बेटा, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए आपको डिजीज साइकिल पता होनी चाहिए कि प्लांट में कौन सी क्रॉप को कौन सा पैथोजन ये होता है। तो हम ये समझते हैं टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी वी शुड नो अबाउट डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होती है कि किसने किसको इन्फेक्ट किया और कितने टाइम में इन्फेक्शन हुआ, ये सारा एनवायरमेंट के तीन चीजें पता होनी चाहिए। यहां पर मुझे पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, या पेस्ट नहीं लिखता मैं मतलब बेसिकली मैं लिख रहा हूं ये जो पेस्ट, हाँ पेस्ट ही लिख देते हैं इनको, पेस्ट के बारे में, प्लांट के बारे में, और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, कि किस क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में होता है, मतलब किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये डिजीज होती है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप आराम से डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बना सकते हो। पर तरीका वही है बेटा, तरीका वही है, वही स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो सेम स्टेप्स है, सेम स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, सेम स्टेप्स वी फॉलो। हम कौन से स्टेप फॉलो करते हैं बता देता हूं। हम स्टेप जो फॉलो करते हैं उनमें सबसे पहले वही कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, है ना, वेरिएबिलिटी कलेक्ट करो, फिर सिलेक्शन करो पेरेंट का। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको मान लो एक्स डिजीज से बचाना है, हो सकता है आपके जर्म प्लाज्म में उसका रेजिस्टेंस ही ना हो, क्योंकि बहुत मान लो मुश्किल बात है कि वो रेजिस्टेंस मिल पाए। सोच पा रहे हो ये चीज? तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करो, सेम तरीके यूज करने, है ना। फिर आप क्या करो, क्रॉस कराओ, फिर टेस्टिंग करो, है ना, फिर उसको रिलीज करो।
अब यहां प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखो प्रॉब्लम ये है, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि इट इज, ध्यान से सुनेंगे बेटा, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है बेटा हमारे पास, प्रॉब्लम ये है हमारे पास, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, प्रॉब्लम क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल डिजीज, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल डिजीज इन आवर जर्म प्लाज्म। मतलब आपने जितनी सारी वैरायटीज कलेक्ट करी हैं उसमें उस पर्टिकुलर डिजीज का रेजिस्टेंस वाला प्लांट मिले, ये बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि आप कैसे बनाओगे, आप इसी तरीके से तो करोगे, जो पेरेंट ए है वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा जो इस डिजीज के लिए आपको चाहिए, फिर आप उसको क्रॉस कराओगे किससे, पेरेंट बी से, और पेरेंट बी कौन होगा, ध्यान सुनो, पेरेंट ए डिजीज रेजिस्टेंट है, पेरेंट बी कौन होगा, पेरेंट ए डिजीज रेजिस्टेंट है, पेरेंट बी कौन होगा बेटा, पेरेंट बी हमारे पास क्या होगा, समझना इस बात को, ये ए डिजीज रेजिस्टेंट है, बी हमारे पास हाई प्रोडक्शन है, तो जब आप इनके बीच में क्रॉस करा लोगे, जब आप इनके बीच में क्रॉस करा लोगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज, तो आपके पास फाइनली पेरेंट ए को क्रॉस कराया पेरेंट बी से, है ना, ए को क्रॉस कराया बी से हमने क्रॉस करा दिया, तो फाइनली आपके पास डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी आएगी। लेकिन मुझे बेटा ये वाला मिलना बड़ा मुश्किल है ना, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो आपको क्या है भाई, ठीक है, तो ये मिलना बड़ा मुश्किल है, क्या मिलना मुश्किल है बेटा, यहां पर ये मिलना मुश्किल है कि भाई ये डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी मिल जाए, ये वाली बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए एक तरीका और होता है, अगर आपको वो ना मिले तो एक तरीका और होता है जिसे म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। ध्यान से सुनना, व्हाट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, आपके पास ये एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं, इन पे आप क्या करो, केमिकल्स और रेडिएशन से म्यूटेशन कराओ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है बेटा, एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं, और ये बहुत बाई चांस बात हुई ना, देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये आपने शायद पुरानी मूवीज में भी या हॉलीवुड मूवीज में देखा है कि कुछ जैसे वो अटैक होता है किसी पर्टिकुलर डिजीज का, उसका क्योर भी वहीं मिलता है जहां पर वो अटैक स्टार्ट हुआ होता है, क्योंकि वहां जो हम कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ अटैक सबसे ज्यादा होता है, तो लोगों के अंदर क्या आती है, उससे फाइट करने की एबिलिटी आई होती है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि मान लो डिजीज जहां डेवलप हुई, किसी पर्टिकुलर प्लांट को कोई डिजीज होती है, तो वो डिजीज जिस बैक्टीरिया वायरस से जहां सबसे ज्यादा होती है, वहां किसी ना किसी प्लांट में रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, नहीं मिले तो आप किसी प्लांट को उस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराकर अब उसमें म्यूटेशन कराने की कोशिश करो, चांसेस है कि शायद वो डेवलप कर ले रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर म्यूटेटेड, किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ क्या, केमिकल्स एंड रेडिएशंस, रेडिएशंस में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, गामा रेडिएशन, एनसीईआरटी ने लिखा भी है गामा रेडिएशन, तो आप गामा रेडिएशन आपने दे दिया, आपने कौन सा रेडिएशन दे दिया, गामा रेडिएशन दे दिया, तो हमने ये बोला है कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं, एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं उनको म्यूटेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ केमिकल एंड रेडिएशंस, रेडिएशंस और केमिकल की मदद से उनको क्या कर दिया, हमने म्यूटेट कर दिया, हमने क्या करा बेटा, उन्हें म्यूटेट कर दिया, किसकी हेल्प से, रेडिएशंस की हेल्प से, केमिकल और रेडिएशंस की हेल्प से हमने क्या कर दिया, उन्हें म्यूटेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सम म्यूटेंट प्लांट, कुछ म्यूटेंट प्लांट में रेजिस्टेंस आ जाएगा, प्लांट में डेवलप, जरूरी नहीं है, ये तो रैंडम बात है, में डेवलप रेजिस्टेंस, ये एक तरीका है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग। मतलब ये तो रैंडम बात होगी ना यार, है ही नहीं उसमें वो रेजिस्टेंस, हम म्यूटेशन के थ्रू लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। इसका एक बेटा बहुत एग्जाम्पल दिया हुआ है, मूंग, है ना, मूंग की जो बीन है
उसमें रेजिस्टेंस डेवलप किया था बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट येलो मोज़ेइक वायरस। येलो मोज़ेइक वायरस है ना, मूंग बीन जो है उसमें एक तो येलो मोज़ेइक, एक हमने क्या किया था, येलो मोज़ेइक वायरस, एक होता है पाउडरी माइल्ड्यू है ना, वो, और उसके अगेंस्ट हमने मूंग बीन में क्या किया था, रेजिस्टेंस डेवलप किया था। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है। और क्या यूज की थी? म्यूटेशन ब्रीडिंग। आपकी एनसीईआरटी में आपके पास डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज के नाम दिए हुए हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है बेटा, प्रॉपर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी के नाम दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, देखना ध्यान से बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज, एक नाम लिखा हुआ है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी का। ठीक है, क्लियर, ये नाम लिख दिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि प्लांट कौन सा है ना, उन्होंने लिखा है कि प्लांट किसका है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद उन्होंने लिखा है सिम्टम्स या रेजिस्टेंस अगेंस्ट। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बता रहा हूं, एक ऐसी टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में जो आपको आनी चाहिए, और उस टेबल में क्या है मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए, एक तो वैरायटी का नाम दे रखा है, ठीक है, फिर प्लांट का नाम दे रखा है किसके लिए है, और फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट कुछ सिम्टम टाइप से दे रखे हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले मान लो मेरे पास दो एग्जाम्पल उसको लेकर दे रखे हैं, फंजाई को, है ना, दो एग्जाम्पल किसको दे रखे हैं, फंजाई को लेके। फंजाई से रेजिस्टेंस दिया है वीट और ब्रासिका, ब्रासिका मतलब मस्टर्ड। तो ये दो प्लांट हैं जो किससे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है किससे, फंजाई से। तो रेजिस्टेंट अगेंस्ट फंजाई, तो फंजाई से दे रखा है बेटा, दो फंजाई के दे रखे हैं। इसमें मेरे पास जो वीट की वैरायटी डेवलप हुई है ना, वीट मेरे पास प्लांट है, उसकी जो वैरायटी डेवलप हुई, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं बेटा, यहां पर हमारे पास, ठीक है, देखो यहां पर वैरायटी का नाम लिख देते हैं, वीट की वैरायटी है बेटा, उसका नाम है हिमगिरी। तो हिमगिरी किसी फंजाई से रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर, इससे तो इसमें बेटा हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं लीफ एंड स्टाइप रस्ट। आपको पता है फंजाई रस्ट और स्मट करती है, लीफ एंड स्टाइप रस्ट है ना, और हिल बंट, ऐसे करके सिम्टम आता है उस पे, या डिजीज का नाम है। तो हिमगिरी क्या है, गेहूं की वो वैरायटी है जो एक फंजाई से रेजिस्टेंस है, जिसमें जो ये करती थी फंजाई। ठीक है, उसके अलावा ब्रासिका हमारे पास है पूसा स्वर्णिम। स्वर्णिम क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि मस्टर्ड जो होता है वो येलो होता है। ठीक है, और याद करो आपने व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर पढ़ा था 11th क्लास में, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इससे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, इससे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दो डिजीज फंजाई की दे रखी हैं। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, बैक्टीरिया की दो दे रखी है। तो दो डिजीज हमारे पास बैक्टीरिया की गिवन है, दो डिजीज हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया की गिवन है। तो उसमें से हमारे पास एक कॉलीफ्लावर है, ध्यान से सुन लो बेटा, कॉलीफ्लावर है, ये दोनों बैक्टीरिया की हैं, ध्यान से देखो बेटा। एक तो कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर की इंप्रूव वैरायटी का नाम है पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल या पूसा K1 है बेटा हमारे पास, और एक है मेरे पास काउपी, काउपी की है पूसा सदाबहार। तो ये दोनों जो हैं मेरे पास किससे इंप्रूव वैरायटी है, बैक्टीरिया से, अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर, ये किसके अगेंस्ट है, हमारे पास बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। क्लियर, तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा, हम यहां पर लिख रहे हैं रॉट, तो हमने यहां पर लिखा है ब्लैक रॉट,
ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम, ब्लैक रॉट। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उससे हमारे पास जो डिजीज आती है वो हमारे पास क्या आएगी, रॉट आएगी या ब्लाइट आएगी। तो यहां मैं लिख रहा हूं बैक्टीरियल ब्लाइट। तो आप ध्यान से समझो, दो डिजीज हमारे पास किसकी है, फंजाई की, दो हमारे पास क्या हो गई, बैक्टीरिया की। दो डिजीज आपकी एनसीईआरटी ने क्या दी है, वायरस की। उसमें एक है चिली, चिली के लिए वैरायटी का नाम है पूसा कोमल, तो पूसा कोमल वैरायटी का नाम है। ठीक है, और वो बेटा हमारे पास चिली मोज़ेइक वायरस, चिली मोज़ेइक वायरस या टोबैको मोज़ेइक वायरस, है ना, टोबैको मोज़ेइक वायरस, इससे हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है ना। चिली मोज़ेइक वायरस या टोबैको मोज़ेइक वायरस इससे रेजिस्टेंट है। उसके बाद आ गया बेटा हमारे पास ओकरा, ओकरा भिंडी को बोलते हैं, उसका नाम है, ओकरा की फैमिली बेटा वो थी, याद कर लो जरा, किसको याद आएगा, एबल मॉस्कस एस्कुलेंथस। क्या फैमिली है ओकरा की, मुझे बताना जरा, एबल मॉस्कस एस्कुलेंथस, मालवेसी ना। ठीक है, इसकी जो वैरायटी है प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति, ये वैरायटी का नाम है, और ये येलो मोज़ेइक वायरस से रेजिस्टेंट है। आप देख लो, तो ये दो वायरस की हो गई, दो बैक्टीरिया की हो गई, आप समझ रहे हो। तो आपको ये नाम जरूर करके जाने बेटा, ये टेबल इवन बोर्ड तक में आ जाती है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको बिल्कुल करके जाओ। ठीक है, बिल्कुल करके जाओ आप, है ना, क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या था, ये हमने क्या पढ़ा है बेटा, ये जो वैरायटीज पढ़ी हैं, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी पढ़ी है। नॉर्मली आप देखोगे डिजीज कौन सी होती है, रस्ट, स्मट, रॉट, है ना, मोज़ेइक डिजीज, ये डिजीज होती थी। अब हमने क्या करना है, वो वैरायटीज बनानी है जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट हो, है ना। हम क्या करेंगे बेटा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना चाह रहे हैं। आपने ऐसी वैरायटी उसमें भी बनाई थी, किसमें, बायोटेक में, लेकिन वो वैरायटी कैसे बनाई थी, बायोटेक के थ्रू, और ये बना रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बना रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, जिसे आप पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी भी कह सकते हो, और वो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बना रहे हो आप, है ना, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बना रहे हो। तो देखो कैसे बनाओगे, समझना ध्यान से, मेरी बात सोचना ध्यान से, देखो मेरी बात समझो इसे। देखो होता क्या है, कुछ प्लांट्स में ऐसे फीचर्स होते हैं जो इंसेक्ट को पसंद नहीं होते। जैसे मैं लिख रहा हूं इस बात को, सम प्लांट्स हैव डिस्टिंग्विश्ड morphological and biochemical features। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, मतलब उनका मॉर्फोलॉजी कुछ ऐसा फीचर है, उनकी फिजियोलॉजी या कुछ ऐसे वो केमिकल बनाते हैं, विच इज नॉट लाइक्ड बाय इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को पसंद नहीं आते, है ना, जो किसको पसंद नहीं आते, नॉट लाइक्ड बाय इंसेक्ट, नॉट लाइक्ड बाय इंसेक्ट्स। तो हमारे पास ये इंसेक्ट्स को पसंद नहीं आते, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इंसेक्ट को नॉर्मली पसंद नहीं आते, मतलब इनमें से, है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं बेटा, इसकी आप एक टेबल बना सकते हो। जैसे मैं नाम लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं फीचर। देखो नॉर्मली कौन से इंसेक्ट आपको नुकसान पहुंचाते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इंसेक्ट्स जो हार्म करते हैं, इंसेक्ट्स हार्म करते हैं, वो कौन से होते हैं, एक होते हैं जैसिड्स, एक होते हैं एफिड्स, एक होते हैं स्टैम बोरर, स्टैम में छेद करके सैप पी जाते हैं उसका, फ्रूट में छेद कर देते हैं, फ्रूट बोरर, इस तरह के होते हैं बेटा, लीफ खा जाते हैं, है ना, इस तरह के इंसेक्ट होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, नेम ऑफ फीचर, है ना, और इंसेक्ट का नाम, है ना। जैसे हम यहां पर पहला फीचर लिख रहे हैं, हम यहां पर पहला फीचर लिख रहे हैं हेरी लीफ,
तो हेयरी लीफ जो है, मतलब हेयरी लीफ क्या होता है कि लीफ पर थोड़ा सा हेयर हो। याद करो हमने ट्राइकोम पढ़े थे, तो वो किसको पसंद नहीं है? नॉट लाइक बाई जैसिड्स जो अटैक करते हैं कॉटन को, जैसिड्स विच अटैक कॉटन, जो किसको अटैक करते हैं? कॉटन को, उनको पसंद नहीं है। देख रहे हो, देयर आर सम फीचर्स, तो ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो गया। ऐसे ही और किसको पसंद नहीं है? नॉट लाइक बाई सीरियल बीटल इन वीट। एक सीरियल बीटल होती है जो मतलब सीरियल को खाती है, सीरियल की लीफ खाने वाली बीटल होती है, उनको हेयरी लीफ नहीं पसंद है। तो वो हम क्या करें, फिर गेहूं की ऐसी वैरायटी डेवलप करें जिसमें हेयरी लीफ और प्रोडक्शन हाई हो। तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्शन हाई होने की वजह से बढ़िया ग्रो करेगी, और हेयरी लीफ होगी तो ठीक है ना, अच्छा है, उस पर ग्रो नहीं, बीटल खाएगी नहीं उसे। दूसरा हम ये लिख रहे हैं बेटा, स्मूथ लीफ एंड नेक्टरलेस, नॉट लाइक बाई कॉटन बॉलवॉर्म। कॉटन बॉलवॉर्म को पसंद नहीं है कि नेक्टर ना हो और स्मूथ लीफ हो। स्मूथ लीफ में क्या होगा, वो फिसल जाता होगा ऐसे, कॉटन बॉलवॉर्म, तो इसलिए नहीं है, इसको पसंद है। तीसरा बेटा, सॉलिड स्टेम। अगर मान लो किसी की स्टेम सॉलिड है, गेहूं की स्टेम सॉलिड है, तो उसमें छेद करना मुश्किल होगा, तो नॉट लाइक बाई स्टेम बोरर, स्टेम बोरर। तो स्टेम बोरर को क्या पसंद नहीं है? सॉलिड स्टेम पसंद नहीं है। समझ पा रहे हो, सॉलिड स्टेम किसको पसंद नहीं है? स्टेम बोरर को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? वो बेसिकली क्या है, सॉलिड स्टेम है, उसमें छेद नहीं कर पाता होगा। फोर्थ है बेटा मेरे पास, लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड। अगर किसी प्लांट में है तो नॉट लाइक बाई, किसको पसंद नहीं है ये वाला फीचर? लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट। नॉट लाइक बाई किसको पसंद नहीं है बेटा? ये वाला किसको पसंद नहीं है? नॉट लाइक बाई, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला किसको पसंद नहीं है? ये पसंद नहीं है, नॉट लाइक बाई। बेसिकली मैं लिख देता हूं यहां पर, नॉट लाइक बाई, हाँ, मेज बोरर, जो मेज को खाता है। तो हमने कहा है देयर आर फ्यू, देखो ये नाइट्रोजन ये तो बायोकेमिकल हो गया ना, वे देयर आर फ्यू फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो इंसेक्ट को पसंद नहीं है। ऐसे ही हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई है, इन फीचर के प्लांट को क्रॉस करा के इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई है। यहां पर एक टर्म आएगी, वो आपने समझना है। तो ये फोर्थ है हमारे पास, जिसको हम कह रहे हैं इंप्रूव फूड क्वालिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव करेंगे? इंप्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी, है ना। इंप्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी ने एक बात बोली है। एनसीईआरटी ने कहा है देखो भाई, हमारे पास वर्ल्ड में हिडन हंगर है ना। व्हाट इज हिडन हंगर? हिडन हंगर क्या है? सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको गेहूं चावल तो मिलता है, पर ना उसको विटामिन मिलते हैं, क्योंकि विटामिन और मिनरल के लिए फ्रूट खाना पड़ेगा, और उसको पल्सेस नहीं मिलती है, प्रोटीन नहीं मिलती है। तो हिडन हंगर क्या है कि मेरे पास बेटा अ लार्ज पॉपुलेशन इज डिवॉइड ऑफ, पॉपुलेशन इज डिवॉइड मतलब नहीं मिलता, डिवॉइड ऑफ मिनरल्स, उन्हें पेट तो भर रहा है, मिनरल्स, विटामिन्स, है ना। और क्या मिल रहा है बेटा? और क्या मिल रहा है? मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन्स नहीं मिल पा रहे उन्हें, ठीक है, आयोडीन नहीं मिल पा रहा, है ना, आयरन नहीं मिल पा रहा, तो ये सब चीजें नहीं मिल पा रही। उससे क्या हो रहा है बेटा? उसे हिडन हंगर कह रहे हैं। उनका पेट तो भर रहा है पर वो वीक रह जाएंगे। तो वीक रह जाएंगे तो उनसे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी बेटा, एक तो वो क्या हो जाएंगे, ससेप्टिबल टू डिजीज,
ससेप्टिबल टू क्या होगा, डिजीज, उनको डिजीज लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनका लाइफ स्पान कम हो जाएगा ना, रिड्यूस लाइफ स्पान। अगर कंट्री में ये प्रॉब्लम हुई तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि प्लांट ब्रीडिंग करके जो गेहूं चावल जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं उनमें चीजों की, मान लो मैं प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दूं, आयरन का कंटेंट बढ़ा दूं, उसे हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? सॉल्यूशन ये है बाई प्लांट ब्रीडिंग हम क्या करें, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके की एनरिचमेंट, एक तरीके की क्या कर दे हम, एनरिचमेंट कर दे, है ना, किसी तरीके से उसको क्या कर दे, उस न्यूट्रिएंट के लिए एनरिचमेंट करते हैं। तो बाई प्लांट ब्रीडिंग बायोफोर्टिफिकेशन इज डन, ताकि क्या कर सके, इंप्रूव कंटेंट ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, है ना, ये कर दें, ठीक है। बेटर ऑयल आ जाए, मतलब ऐसा ऑयल हो जो बेटर ऑयल का मतलब बेटर फैट कंटेंट का मतलब वो जो नुकसान ना करे, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोटीन बढ़ा दो, अमाउंट ऑफ क्या बढ़ा दो, प्रोटीन बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ करना, उसे बायोफोर्टिफिकेशन कह रहे हैं। और ये कर कैसे रहे हैं बेटा, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ये सबको हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। आपके सिलेबस में इंप्रूव वैरायटीज के नाम हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है। तो अगर आप इसको समझोगे, इसको भी आप एक टेबल की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पाए, तो जैसे मैं नाम लिख रहा हूं बेटा, मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर इंप्रूव वैरायटीज, ठीक है, क्लियर। और किस लिए किया गया, ये किस लिए किया गया यहां पर ये देखना है ना। बायोफोर्टिफिकेशन इज डन फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए किया गया, ठीक है। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, सबसे पहले मेरे पास मान लो हाइब्रिड मेज, ये पूसा ने बनाया बेटा, हाइब्रिड मेज। अब इस हाइब्रिड मेज में कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड का कंटेंट ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा कंटेंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान, ये ज्यादा है ना, एक तरीके से ये ज्यादा है, ठीक। फिर मान लो मैंने लिख दिया एटलस 66, ये हाइब्रिड वीट है, ठीक है। ये कैसा है बेटा, मेरे पास हाइब्रिड वीट है। तो इसमें क्या ज्यादा है हमारे पास, ये जो एटलस मतलब हमारे पास 66 है, इसमें क्या ज्यादा है मेरे पास, प्रोटीन रिच है बेटा। ये क्या है मेरे पास, प्रोटीन रिच है, समझ रहे हैं। उसके बाद हाइब्रिड देखो, मेज हो गया, एटलस 66 हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास हाइब्रिड राइस है, तो जो हाइब्रिड राइस है वो बेटा मेरे पास आयरन फोर्टिफाइड है, उसमें आयरन ज्यादा है। तो आप देख रहे हो, ये तो फायदा होगा ना इससे बच्चे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, हाइब्रिड ये ला दूं, हाइब्रिड मेरे पास आ जाए स्पिनेच, बथुआ आ जाए, ठीक है, सॉरी, हमारे पास कैरेट आ जाए, स्पिनेच आ जाए, पंपकिन आ जाए, तो ये विटामिन ए एनरिच है। अच्छा, विटामिन सी एनरिच, हमने क्या बनाई है, कुछ वैरायटीज बनाई है इनकी, टीएमबीबी, टोमेटो, हमारे पास बथुआ, बिटरगर्ड और मस्टर्ड होगा। इसमें क्या ज्यादा है, विटामिन सी ज्यादा है। ऐसी वैरायटीज जो इसमें विटामिन सी मिल जाए मुझे, ठीक है। फिर मैं आयरन और कैल्शियम ज्यादा हो, आयरन एंड कैल्शियम ज्यादा हो, इसके लिए मेरे पास बेटा बथुआ, स्पिनेच, इसकी वैरायटीज, समझ रहे हो। तो ये वो हाइब्रिड प्लांट्स हैं जो हमने बनाए और इन चीजों के लिए एनरिच किया। जैसे मेरे पास बेटा हमने क्या किया, अमीनो एसिड्स, है ना,
एक तरीके से हमने क्या बनाई, हमने फ्लैट बीन, है ना, हमने बीन बनाई, है ना, हमने पल्सिस, बेसिकली पल्सिस बनाई जो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोटीन एनरिच थी। तो और ज्यादा प्रोटीन एनरिच हो ऐसी हमने क्या बनाई है, पल्सिस बनाई है। क्लियर है? तो हमने इस तरह की पल्सिस बनाई जो और ज्यादा प्रोटीन क्या हो हमारे पास एनरिच हो जाए, उस तरह की हमने क्या बनाई है बेटा, पल्सिस बनाई है। जैसे लैब नाम होता है, हमने पढ़ा ना, ग्राम, ये सब इस तरीके का बना है। तो ये इंप्रूव वैरायटीज हैं और ये वो फीचर्स हैं जिनके लिए इन्हें इंप्रूव किया गया है। यहां तक समझ आ रही है बेटा? ठीक है। अब हम क्या पढ़ सकते हैं, सुन लो ध्यान से बेटा, अब हम क्या पढ़ सकते हैं, यहां से हम एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं जिसको हम कह रहे हैं, ये तो बायोफोर्टिफिकेशन हो गया। इसके अलावा हम एक और इंप्रूवमेंट करते हैं, एक और तरीका है बेटा न्यूट्रिएंट इंप्रूव करने का, जिसे हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है मैं बता देता हूं आपको। सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है मेरे पास यार, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, जिसे इन शॉर्ट आप क्या लिख रहे हो, एससीपी। पहली बात, ये कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता जो, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल नहीं होते। मेरी बात सुनो ध्यान से, हुआ क्या है, ध्यान से सुनो। हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो मुझे क्या चाहिए, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पहले तो मुझे उसे खाना देना है। तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी बेटा, मुझे फूड प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो ठीक है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाओ, नीड टू इंक्रीज। ध्यान से समझना, ये सिंगल सेल प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आया कहां से, मुझे फूड प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ रही है। उसके साथ मैं ये देख रहा हूं, उसके साथ मैंने कहा कि चलो भाई फूड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उसके साथ बेटा मेरे पास प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, प्रोटीन की जरूरत भी बढ़ रही है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दो तरीके से फुलफिल हो सकती है, एक पल्सिस से, तो उतनी लैंड नहीं है, नॉट इनफ लैंड कि मैं सारी पल्सिस उगाऊं, इसलिए पल्सिस धीरे धीरे कॉस्टली होंगी। दूसरा मेरे पास क्या है बेटा, मैं एनिमल मीट पर भी नहीं जा सकता, मुझे फॉडर चाहिए। एनिमल मीट के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉडर। फॉडर के लिए स्टिल अगेन लैंड चाहिए। आप देख रहे हो, फिर से मुझे जमीन चाहिए यहां पर। तो लैंड की शॉर्टेज है मेरे पास, फूड में ये गेहूं उगा लूं वही बहुत है, ये चीजें कैसे ला पाऊंगा, टाइम तो मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि लैंड इतनी काफी होगी। दूसरा हम ये कह रहे हैं बेटा, अगर मैं देख रहा हूं कि अगर मुझे मान लो 1 kg के आसपास मीट के लिए मुझे उसको 3 से 10 kg क्या खिलाना पड़ता है, उसको फॉडर खिलाना पड़ता है। अगर मैं कहता हूं किसी एनिमल को मैं 1 kg मीट बनाना चाह रहा हूं कि उसका 1 kg वेट बढ़े, तो मैं उसे 3 से 10 kg क्या खिला रहा हूं, फॉडर खिलाऊंगा, तब उसको फॉडर रिक्वायर है, तब वो 1 kg क्या करेगा, मीट प्रोड्यूस करता है। तो ये तो बड़ी ग्रिम सिचुएशन है, बहुत कठिन समस्या हो गई ये तो सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन इज शिफ्ट टू अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अल्टरनेट सोर्स पर जाना है प्रोटीन के। अब ये अल्टरनेट सोर्स क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कुछ ऐसी फंजाई, इन्हें हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। बेटा 1 मिनट पानी पी लें। ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, सम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, इनको यूज करते हैं, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई ने हम बायोमास कह रहे हैं।
क्या कह रहे हैं, बायोमास, मतलब इनको हम एज अ सोर्स यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया का एक नाम है, बैक्टीरिया का नाम है मिथाइलोफिलस, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये बैक्टीरिया का नाम है। ऐसे एक साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया में स्पिरुलिना। अब ये दोनों तो सिंगल सेल के हो गए। मशरूम फंजाई है, मल्टीसेलुलर, फ्यूजेरियम फंजाई है। तो इनको ग्रो करते हैं, इनको हम ग्रो करते हैं, कहां ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन ए स्टार्च फ्रॉम, जहां से चिप्स वगैरह काटते हैं, पोटैटो प्लांट होगा कोई ऐसा, वहां से बेटा, वहां से जो पानी निकलता है ना, मान लो पोटैटो वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है उसमें स्टार्च होता है, उस पर ग्रो कर लो। एनिमल मैन्योर पे ग्रो कर लो, है ना, एनिमल मैन्योर पे कर लो। सीवेज वाटर पे कर लो, आप देख रहे हो पोल्यूशन भी कम करेगा, डिक्रीज करेगा। सीवेज वाटर पे कर लो। मोलासिस क्या होता है, गन्ने का जूस निकालने के बाद जो बन जाता है उसको मोलासिस कहते हैं, व्हाइट कलर का। तो इन पर ग्रो करके आप क्या करते हो, बायोमास बनाते हो। तो जो बायोमास बनता है, मान लो वो बैक्टीरिया ग्रो कर गया, उसे खा रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो बायोमास बना है, ध्यान से सुनो बेटा, बायोमास जो बना है, बायोमास, बायोमास which was produced used as a source of protein, उसको हम इस्तेमाल कर देंगे सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह से। तो जो बायोमास बना उसे हमने इस्तेमाल कर लिया, कैसे, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इस्तेमाल कर लिया। जो बायोमास हमारे पास क्या बना, उसको हमने एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह से क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब उसकी एडवांटेज क्या है, ध्यान सुनो बेटा, इसकी कोई एडवांटेज है क्या? एडवांटेज ये है बेटा, एडवांटेज ये है, फर्स्ट, बायोमास बहुत फास्ट प्रोड्यूस होता है, फास्ट प्रोड्यूस होता है, तो मुझे कम नहीं पड़ेगा, जल्दी से बन जाएगा। सेकंड क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन तो है ही, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये भी है, फैट भी है। फैट। तीसरी चीज क्या है बेटा, अल्टरनेट सोर्स है। आप समझो ध्यान से, अल्टरनेट सोर्स है मतलब कि ऐसा नहीं कि मेन सोर्स। अल्टरनेट सोर्स का मतलब नॉट डिपेंड ऑन लैंड, है ना, आप वेस्ट वाटर पे कर रहे हो, तो एक तरीके से पॉल्यूशन भी डिक्रीज करता है। तो ये इसकी एडवांटेज है कि आप प्रोटीन ऐसे ग्रो करके खा रहे हो। अगर आपसे कोई डिसएडवांटेज पूछे, अगर आपसे कोई डिसएडवांटेज पूछे, तो इसकी एक ही डिसएडवांटेज है बेटा, क्योंकि आप सेल कंज्यूम कर रहे हो, न्यूक्लिक एसिड कंटेंट क्या होगा, हाई होगा। एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आप पूरा का पूरा सेल कंज्यूम कर रहे हो, तो डिसएडवांटेज यही है कि न्यूक्लिक एसिड कंटेंट हाई होगा, जो एक तरीके से किडनी पर मतलब प्रेशर बढ़ाता है, पर उतना ज्यादा नहीं। न्यूक्लिक एसिड कंटेंट हाई है, यही इसका डिसएडवांटेज है। और एनसीईआरटी बोलती भी है कि एक मतलब इतनी मतलब वेट की काऊ जो है, मान लो इतना ही प्रोटीन बनाती है, लेकिन यहां पर देख रहे हो कितने कम समय में टन का टन प्रोटीन बन सकता है। तो हम अल्टरनेट सोर्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे मशरूम की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है एज अ प्रोटीन सोर्स, वैसे वैसे हम सेफ हो जाएंगे किसको लेके, प्रोटीन को, सिंगल सेल प्रोटीन को, कि यार ये अल्टरनेट सोर्स की तरह ये ग्रो कर जाए। अगर ये ग्रो कर गया हमारे बीच, तो हम कहीं ना कहीं सेफ हो सकेंगे, नहीं तो आप समझिए पल्सेस और मीट पर डिपेंडेंस धीरे धीरे आपको कॉस्ट बढ़ा देगी और शायद अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको रोक रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम सिंगल सेल टिश्यू कल्चर पे बात करेंगे, और एनिमल वाला पार्ट भी पढ़ सकते हैं, मतलब हम लोग टिश्यू कल्चर पे नेक्स्ट वाले क्लास में बात करते हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू।